स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव बताई थी मैंने आपको, बताया था कि जो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव होती है, जो स्ट्रिंग होती है, खिंची हुई स्ट्रिंग होती है, उसके अंदर उसके टेंशन पे डिपेंड करती है और उसके मास पर यूनिट लेंथ पे। टेंशन बोले तो फोर्स है ना, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2, ठीक है। और मास पर यूनिट लेंथ होता है कैपिटल M अपॉन में L, यानी ml की पावर -1, ठीक है। इस पे डिपेंड करता है। तो इनको कंबाइन करने के बाद बीच डायरेक्टली यूनिट क्या होगा, टी एम v इक्वल्स में k टाइम्स ऑफ t की पावर a और m की पावर क्या हो गया b। उसके बाद डायमेंशन आपको डायमेंशन एनालिसिस से मैंने बताया था डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। तो कल की वीडियो जिसने देखी होगी तो बहुत अच्छी बात, आसान ही था। a की वैल्यू आएगी हाफ और b की वैल्यू क्या आएगी, -हाफ। क्या आएगी, -हाफ। उन दोनों की वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट कर देना। ध्यान, आपका फॉर्मूला क्या आएगा, v इक्वल्स टू में k टाइम्स ऑफ t की पावर हाफ और m की पावर क्या हो गया, -हाफ, ठीक है भैया। सॉल्व कीजिए तो k t अपॉन में m अंडर रूट और k की वैल्यू क्या होगी 1, k की वैल्यू क्या होगी 1, तो v इक्वल्स टू में अंडर रूट t अपॉन में m, ठीक है। ये वेलोसिटी थी किसकी, ट्रांसवर्स वेव की स्ट्रेच स्ट्रिंग में, जो स्ट्रिंग खिंची होती है उस पर। और मैंने बताया था कि किस प्रकार से डिपेंड करती है, टेंशन पे कैसे डिपेंड करती है, मास पे कैसे डिपेंड करती है, समझाया था। उसके बाद फिर मैंने आपको ये डेरिवेशन कराई थी, देख लेना एक बार वीडियो, आपको समझ आ जाएगा। फिर थी अपनी स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, तो मैंने बताया था जो स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव होती है सॉलिड के अंदर, उसकी इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है, दूसरा उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करती है। इन दोनों को कंबाइन किया बिल्कुल सेम डेरिवेशन रहेगी, डायमेंशन आने की आपको k टाइम्स ऑफ e की पावर क्या होगा a, रो की पावर क्या होगा b। और यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा a की पावर जो है वो a की वैल्यू जो आएगी, डायमेंशन आता है ना सॉल्व करना, हाफ, और रो की पावर क्या होगी -हाफ हो जाएगी सॉल्व करने के बाद। तो फॉर्मूला क्या आता है, k टाइम्स ऑफ e की पावर e अपॉन में रो अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। और k की वैल्यू क्या होती थी 1। तो सॉलिड के अंदर जो स्पीड ऑफ ट्रांसफर होती है आपकी e अपॉन में रो, है ना। फिर आया था, मैंने बताया था आपको, और क्या बताया था, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन गैस और लिक्विड। गैस और लिक्विड के अंदर स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव निकालनी है। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव डिपेंड करती है बल्क मॉडुलस पर, है ना। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव डिपेंड करती है डेंसिटी पर। सेम डेरिवेशन है, आपका रिजल्ट आने वाला है अंडर रूट बी अपॉन में रो। मैंने पूरी डेरिवेशन करा रखी है उसमें, ठीक है। डायमेंशन ला सकते। फिर क्या था, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन रॉड, रॉड के अंदर, सॉलिड रॉड के अंदर। तो आपका वो आया था यंग मॉडुलस ऑफ रॉड अपॉन में डेंसिटी, ये आया था, ठीक है। उसके बाद मैंने करा क्लास करेक्शन। क्या गया था, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, हर एग्जाम में आता, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो चाहे प्राइवेट एग्जाम हो, क्योंकि इस चैप्टर सबसे मेन क्वेश्चन यही बनता है, न्यूटन से लैपलास करेक्शन। न्यूटन है, न्यूटन ने बोल दिया भैया कि जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड है एयर के अंदर वो किस प्रकार का प्रोसेस है, आइसोथर्मल है। क्या है, एज्यूम कर लिया और लोग उसे मानने लगे, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन propagation of sound in air is an iso प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है, ये एज्यूम किया इन्होंने, कुछ प्रूफ नहीं दिया, बस आइसोथर्मल बोल दिया, ठीक है। इन्होंने बोला कि जब जो वेव चलती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है, वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बना के चलती है। क्या बनती है, कंप्रेशन में वॉल्यूम कम हो जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर क्या होता है भैया उतना ही रहता है। और जहां पर रेयर फ्रैक्शन होता है वहां पर वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, टेम्परेचर उतना ही रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने कहा भैया जहां पे कंप्रेशन होता है वहां पर हीट रिलीज कर दी जाती है बाहर, ताकि, क्योंकि कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होता है ना, अगर उतनी हीट आपकी कम वॉल्यूम में आ जाएगी तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन आइसो में टेम्परेचर क्या रखना है, सेम रखना है। तो जो वॉल्यूम कम हो रहा है उसी हिसाब से हीट क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, टेम्परेचर अंदर का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जब रेयर फ्रिक्शन होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। अब वॉल्यूम बढ़ रहा है
लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब जितने वॉल्यूम बढ़ रहा है, हीट उसको जो नीड पड़ रही है ताकि उसका टेम्परेचर ना कम हो, वो बाहर से क्या कर दी जाती है, एड अप कर ली जाती है। बताया था ना, कंप्रेशन में हीट को बाहर लॉस कर दिया था ताकि अंदर का टेम्परेचर वही रहे, और रेयरफेक्शन में बाहर से हीट गेन कर ली जाती है ताकि टेम्परेचर आपका वही रहे। ये कह के मर गए, ठीक है। अब चलो इनको गलत प्रूफ करते हैं। तो हम करते हैं न्यूटन्स एरर। क्या कर रहे हैं, न्यूटन्स एरर। न्यूटन ने क्या एरर की थी, तो उन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन पीवी इक्वल्स में क्या है, के। ये क्यों लिखा भैया, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि आइसोथर्मल बोला था, आइसो में पीवी इक्वल्स में क्या होता है, के होता है। ठीक है, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार बी बाहर पी अंदर, एक बार पी बाहर बी अंदर, ये हो गया 0। ठीक है, अच्छा अब एक इसको यहीं पे रखो, इसको उधर की साइड ले आओ, तो क्या पी डीवी और माइनस वी डीपी। ठीक है, तो पी क्या होगा, माइनस वी डीपी अपॉन में क्या होगा, डीवी। ये डीवी इसके नीचे ले आओ, ठीक है। अच्छा, इसको लिख दो माइनस डीपी अपॉन में क्या है, डीवी अपॉन में भी। आपको बता दूं, प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस के बराबर होता है। क्या होता है, स्ट्रेस। और नीचे क्या है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेन। तो नेगेटिव स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है बल्क मॉडुलस। क्या होता है, तो इसका मतलब है कि जो आपका बल्क मॉडुलस है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, प्रेशर आ रही है। हम जानते भी नो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि साउंड क्या सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन गैस क्या होती है भैया, v इक्वल्स टू अंडर रूट v अपॉन में, रो निकाला था पीछे, v अपॉन में। और इन्होंने कहा न्यूटन के हिसाब से b की वैल्यू किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर। किसके बराबर है, तो भैया ये ध्यान लीजिए, क्या लिख दिया हमने इसको, प्रेशर अपॉन में रो। प्रेशर किसका, एटमॉस्फेयर का, क्योंकि एयर कहाँ चलते हो, साउंड कहाँ चलता है, एटमॉस्फेयर में। और डेंसिटी किसकी, एटमॉस्फेयर की, किसकी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कितना, 1.01 1.0113 इंटू 10⁵ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और एयर डेंसिटी, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी होती है 1.3। सॉल्व करोगे 280 मीटर पर सेकंड आएगा, 280 मीटर पर सेकंड। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होती है वो 331 मीटर पर सेकंड होती है। और न्यूटन के हिसाब से स्पीड कितनी आनी चाहिए, 280, लेकिन है कितनी, 331। ये 15% कम है, यानी न्यूटन 15% गलत थे। कितने गलत थे, 15। दैट इज द न्यूटन एरर। अब आ रहे भैया लैपलास जी, और लैपलास ने बोला भैया नहीं, ये एक्चुअल में आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता, ये कैसा प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक। तो अकॉर्डिंग टू लैपलास, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन एयर, क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्या है, एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक में हीट क्या होती है, कांस्टेंट। क्या होती है, और इन्होंने रीजन भी दिया। पहला रीजन क्या दिया कि एयर क्या होती है, इंसुलेटर होती है। तो यहाँ पे कंडक्शन, हीट का कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। हीट का कंडक्शन कहाँ पे होता है, जो कंडक्टर होता है। एयर इंसुलेटर है, तो यहाँ पर हीट का कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर रेयर फ्रिक्शन में जो हीट बन रही है वही रहेगी, कंप्रेशन में जो हीट है वही रहेगी। कंडक्ट नहीं हो सकती, ना बाहर से अंदर आ सकती है, ना अंदर से बाहर सकती है। यानी कंप्रेशन का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा, और रेयर फ्रिक्शन का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम। और ऑब्जर्वेशन में भी बिल्कुल सेम दिखाई दिया, एक्सपेरिमेंट देखा गया तो यही दिखाई दिया कि भैया कंप्रेशन रीजन का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। जब आगे आवाज चलती है, आपकी साउंड आगे बढ़ती है, तो जहां पर कंप्रेशन होता है वहां का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि हीट क्या होती है, कम दायरे में आती है, तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और रेयर फ्रिक्शन में क्या होता है, हीट फैल जाती है, टेम्परेचर क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा इन्होंने बोला कि एयर जो होता है ना, एयर के अंदर साउंड का प्रोपोगेशन बहुत फास्ट प्रोसेस है। और आपको बताया था भैया प्रोसेस शुड बी फास्ट, किसके लिए होता है, एडियाबैटिक। जहां पर एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें प्रोसेस फास्ट होना चाहिए, ताकि इतना टाइम मिले ही ना हीट का लेन देन कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन के बीच में हो पाए। कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन के बीच में बिल्कुल भी हीट का लेन देन नहीं हो पाता। देखिए कौन सी स्कूटी है, हाँ कौन लाया स्कूटी भैया पे, खुला है तेरी है, तू कहाँ मर रहा है, बहाने देख लो साले के, छोड़ो मुद्दे पे हो भैया। तो इन्होंने
लैपलास ने कहा कि मैं भैया तुक्के में नहीं ले रहा, मैं तुक्के में अज्यूम नहीं कर रहा, साउंड का प्रोपगेशन एडियाबैटिक है। इसके लिए मैं आपको रीजन भी दे रहा हूं। इसके लिए मैं आपको पहला रीजन क्या दिया, एयर इज अ इंसुलेटर, ताकि यहां पे हीट का लेन देन हो ही ना पाए बिल्कुल भी। दूसरा इन्होंने कहा प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट, ताकि हीट का लेन देन का टाइम ही ना मिले, ठीक है। और इन्होंने ऑब्जर्वेशन में देखा कि भैया मैंने देखा कंप्रेशन का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़िया आता है, रेयर फ्रैक्शन का टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये देने के बाद चलो अब हम देखते हैं कि क्या न्यूटन ये लैपलास सही है। तो उसको देखने के लिए हमें लेना पड़ेगा आइडियाबैटिक की कंडीशन। आइडियाबैटिक कंडीशन क्या है, वी नो पीवी गामा इक्वल्स में क्या होता है के, आइडियाबैटिक कंडीशन में याद है, डिफरेंशिएट कर दो, एक बारी वी गामा बाहर डीपी अंदर, एक बारी पी बाहर वी गामा, इसकी वैल्यू क्या जीरो। इसको धर लिया पी, इसका डिफरेंशिएशन याद होगा आपको, गामा पावर आगे आ जाती है, वी की पावर एक कम हो जाएगी, और आपको पता मैं डीवी लिख देता था, फॉर्मूला लिख रखा है, वी गामा डीपी माइनस आ जाएगा ये जब उधर जाएगा तो ये, और ये क्या होगा, अभी लिख जाओ भाई मत करो कैंसिल, ये हो गया पी, ये गामा आगे लगा दीजिए इसके साथ। देखिए इसकी पावर -1 है, गामा -1, तो इसको लिख दो गामा अपॉन में भी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये क्या हुआ डीवी बराबर में माइनस वी गामा डीवी, ये और ये क्या हुआ कट गया, तो गामा पी ये क्या हुआ डीवी अपॉन में, क्या होता है स्ट्रेन, क्या होता है स्ट्रेन। और ये क्या है भैया, ये पी था ना, ये पी था, ये पी था, ये क्या हो गया स्ट्रेस, याद है। तो भैया गामा पी बराबर में क्या देगा, गामा पी बराबर में क्या होगा स्ट्रेस अपॉन में नेगेटिव स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, क्या होता है बल्क मॉडुलस, क्या होता है, तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू देन फॉर्मूला कैन बी रिटन एज वी कोस्ट में, ये क्या था बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी था, यहां पर बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या है गामा पी है, क्या है गामा ये। तो अपने हमने क्या किया, ये गामा क्या होगा एटमॉस्फेयर का, प्रेशर क्या होगा एटमॉस्फेयर का, प्रेशर है प्रेशर, और डेंसिटी किसकी होगी एटमॉस्फेयर की। तो भैया बात करो सारी वैल्यू को पुट करो, सारी वैल्यू को पुट करोगे तो क्या होगा, ओए ये 1.4 है ना भैया, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय एटमॉस्फेयर की डेंसिटी 1.3 होती है, सॉल्व करोगे 331.5 मीटर पर सेकंड आ रहा है, विच इज वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू, बहुत क्लोज है किसके ट्रू वैल्यू। तो लैपलास भैया क्या एकदम सही है, लैपलास के अंदर किसी प्रकार की कोई एरर, और लैपलास ने अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी किया, रीजन भी दिया। तो ये थी न्यूटन एरर लैपलास करेक्शन, 5 नंबर का क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। फिर आता है हाँ दोनों को मिला के 5 नंबर का, ठीक है। देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड, फैक्टर अफेक्टिंग द छी वेलोसिटी ऑफ साउंड। आर रोमीर और हर्ष ने बहुत सही टाइम पे लड़ाई की, आज मेरा दिमाग ठीक था, माँ के साथ वरना दोनों को कुत्ता बना के मारता मैं, बच गए दोनों, आज दोनों को मारता। हो सकता है अभी मेरा दिमाग खराब हो जाए, इसलिए कुछ ऐसी बात मत करो वरना ये दोनों पिट जाएंगे खाम खा बहुत ज्यादा। कुर्सी में दरार आई है ना तुम्हारे अंदर दरार करूंगा, खाना रुक जाओ। फैक्टर अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्यान दीजिए भैया, कौन कौन से फैक्टर वेलोसिटी ऑफ साउंड को इफेक्ट करते हैं। पहला भी है प्रेशर, बोल लो प्रेशर। आपको बता दूं ये करा रखा है मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में, लेकिन आपके लिए करा रखा हूं क्योंकि हो सकता है आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। आपको बता दूं अगर आप किसी भी सिस्टम के ऊपर प्रेशर को बढ़ाते हो, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम तो कम होगा लेकिन डेंसिटी क्या होती है बढ़िया, ये ध्यान रखना। प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी क्या होती है, प्रेशर इज डायरेक्टली इक्वल टू डेंसिटी, समझ गया। प्रेशर इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी होता है, प्रेशर इक्वल्स में के टाइम्स ऑफ डेंसिटी, तो प्रेशर अपॉन में डेंसिटी का रेशियो क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। चलो इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अपने को पता है भैया पीवी इक्वल्स में क्या होता है आरटी होता है, पीवी इक्वल्स में पी और वी वॉल्यूम को क्या लिख दो भैया, हम प्रेशर का इफेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो इसको लिख दो डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी मास अपॉन में डेंसिटी, मास अपॉन में डेंसिटी, है ना, आर टी। अब टेम्परेचर कांस्टेंट करके मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, तो क्या बढ़ रही है, प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। तो प्रेशर अपॉन में डेंसिटी, ये क्या हुआ, आर टी अपॉन में क्या हो गया, एम हो गया, सारे कांस्टेंट के सामने, ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, गामा से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। कांस्टेंट, गामा ऑलरेडी एक कांस्टेंट टर्म है, किसी पर्टिकुलर गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो गामा पी अपॉन में रो बराबर में क्या हो गया, कांस्टेंट आ गया। अंडर रूट ले लो दोनों साइड में, क्या ले लो, ये क्या हुआ, ये किसका फॉर्मूला है, बता भाई, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, शुगर कहीं के जाहिल, अभी पीछे प्रूफ किया ना मैंने, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ये क्या है, कांस्टेंट, क्या आ रहा है, तो पता है, समझे, कहने का क्या मतलब है कि प्रेशर पे वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड करता ही नहीं है। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट करके प्रेशर बढ़ाते हो, और तो उससे बढ़ाने से क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, और आपको पता है ये तो कांस्टेंट है, ये भी क्या है, तो बताना, ये कांस्टेंट होता है, तो ये ऑलरेडी क्या होगा, पूरी टर्म कांस्टेंट, यानी प्रेशर पे डिपेंड करने वाला मामला ही नहीं। अगला किस पे इफेक्ट है, बताओ भाई, नहीं, कितना भी प्रेशर बढ़ा दो, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्या अगला टॉपिक किया तुमने, ना, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया, क्या बताया, क्या बताया भैया, वेलोसिटी इक्वल्स टू में अंडर रूट गामा पी अपॉन में रो, यहां पर प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, क्या प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट करके डेंसिटी में चेंज करोगे, तो डेंसिटी में चेंज करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये पूरी टर्म क्या होगी, कांस्टेंट हो चुकी है, तो वेलोसिटी इज इनवर्सली होगा 1 बाय में रो, 1 बाय में रो, ठीक है, समझे, अंडर रूट रो, इसको हम लिख सकते हैं, बाकी और सारी चीज तो कांस्टेंट है, तो उसको लिख सकते हैं के अपॉन में अंडर रूट रो, इससे क्वेश्चन होते हैं इस वाली चीज से, 4 क्वेश्चन, यानी आप किसी भी चीज का, अगर मान लीजिए यहां से सारी गैस हटा करके, ठीक है, यहां से सारी गैस हटा करके कार्बन डाइऑक्साइड ला के भर दो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा होगी डेंसिटी, अब उसकी डेंसिटी अगर ज्यादा है तो वहां पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, कम होगा। आप जाके वहां पे बोल दो, क्या नाम है उसका, वीनस पे पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है, तो वीनस में कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हैवी गैस होती है, हैवी गैस होने की वजह से क्या होगा, वहां पे आपकी स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है, बोलोगे बहुत धीमे धीमे पहुंचेगी साउंड, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, अगर मान लीजिए एक ऐसा प्लेनेट है इसमें पूरा हाइड्रोजन है पूरा, तो वहां पर डेंसिटी उसकी क्या होती है, हाइड्रोजन की बहुत कम होती है, जुपिटर में जाके बोल दो बहुत तेज आवाज जाएगी, ठीक है। अगला बोलो भैया, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होता है, ह्यूमिडिटी जानते हो ना भैया, जिस एयर में वाटर वेपर हो, और आपको बता दूं वाटर वेपर की डेंसिटी ड्राई एयर से क्या होती है, कम होती है, वाटर वेपर की डेंसिटी जो होती है, वेपर की, वेपर बोलो तो ह्यूमिडिटी 0.8 kg पर मीटर क्यूब होती है, क्या होती है, और ड्राई एयर की, ड्राई एयर मतलब जो ठंडी में हवा जो चलती है, ठंडी हवाएं, ड्राई एयर की जो डेंसिटी होती है वो होती है आपकी 1 kg 1.3 kg 1.3 kg पर मीटर क्यूब, कौन ज्यादा है, ड्राई एयर की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे स्पीड क्या होती है भैया, कम हो जाती है, ड्राई एयर में आपको साउंड की रफ्तार क्या मिलेगी, कम, और ह्यूमिड एयर में आपको साउंड की रफ्तार क्या मिलेगी, ज्यादा। अगला बोलो भैया, हाँ ज्यादा दूर तेजी से आएगी, हाँ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, देखिए पीवी इक्वल्स टू में आर टी पी रो अपॉन में क्या हुआ, एम अपॉन में रो, एम अपॉन में छी एम अपॉन में क्या हुआ, रो आर टी, देखिए टेम्परेचर वेरिएबल, बाकी सब चीज क्या है, कांस्टेंट है, तो एम को इधर ले आओ तो क्या हुआ आर, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अब इस पे न्यूमेरिकल भी है, जेई पे एक क्वेश्चन करा, जेई एडवांस का, ठीक है, आर टी अपॉन में क्या हुआ एम, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, गामा की मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, अंडर रूट ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ले लिया। अब ये क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, किसका फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर बराबर में क्या हो रहा है, ये पूरी टर्म क्या है, ये आर अपॉन में हम क्या कांस्टेंट है, गामा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटाओ क्या आएगा, टेम्परेचर क्या रहा है, डायरेक्टली आ रहा है, क्या रहा है, यानी जिस रीजन में टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, ज्यादा होगी, समझ गए, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो उससे डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एयर का तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, डेंसिटी कम होने के साथ ही वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, इसलिए वेलोसिटी के बाद वेलोसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली होता है, ठीक है भैया। अगला अब आते हैं इस पे, इफेक्ट ऑफ साउंड, इसके ऊपर भी है क्या, अच्छा,
इफेक्ट ऑफ विंड, हवा का क्या इफेक्ट होगा? तो भैया देखिए, ये है साउंड, ये क्या है? साउंड। और आप विंड आपकी ऐसी चल रही है, विंड की वेलोसिटी क्या है? डब्ल्यू। विंड की वेलोसिटी क्या है? तो विंड की वेलोसिटी का रिजल्ट करते क्या होगा? डब्ल्यू कॉस थीटा। और क्या होगा? डब्ल्यू। तो भैया साउंड कहां चल रहा है? इधर चल रहा है। तो साउंड की इफेक्टिव स्पीड देखिए भैया, अगर आप देखो साउंड कहां चलता है? एयर में। एयर की रफ्तार बढ़ जाए तो साउंड की रफ्तार भी क्या होगी? तो इफेक्टिव स्पीड क्या नहीं है? इफेक्टिव स्पीड इक्वल्स टू में वी कॉस साउंड की रफ्तार प्लस विंड की। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? आप देखिए, मैंने केस रखे यहाँ पे 3-4, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा अगर थीटा 0, मतलब आप उसी डायरेक्शन में बोल रहे हो जहां पर आपकी विंड चल रही है, उसी डायरेक्शन में चिल्ला रहे हो जहां पर आपकी विंड चल रही है, तो थीटा क्या होगा दोनों वेलोसिटी के बीच में? 0। तो इफेक्टिव वेलोसिटी क्या होगी? वी डब्ल्यू कॉस 0। कॉस 0 क्या होता है? 1। वैसे भी आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? दो क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी अगर सेम डायरेक्शन में होती है तो क्या करते हैं हम? ऐड कर देते हैं। तो वैसे भी देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए टोटल वेलोसिटी क्या होगी? साउंड की वेलोसिटी, अगर मान लीजिए एयर 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, साउंड की रफ्तार 331 मीटर है, तो नई रफ्तार क्या होगी? 351 मीटर पर सेकंड। समझ गए? बढ़ जाएगी साउंड की, जिस डायरेक्शन में एयर चल रही है उसी डायरेक्शन में यदि आप बोलते हो तो आपकी वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी दोनों ऐड अप होकर के क्या नई वेलोसिटी बन जाएगी। समझ गए भैया? अगर 90 डिग्री में चल रहे हो, विंड ऐसे चल रही है, आप बोल ऐसे रहे हो, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? इफेक्टिव स्पीड क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है यहाँ पर? 90 डिग्री। तो भैया यहाँ पर कोई रफ्तार चेंज होने वाली, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? यहाँ पर नो चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आने वाला भैया। अगर मान लीजिए हवा चल रही है दाईं साइड में और आप बोल रहे हो बाईं साइड में, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ विंड दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 180 डिग्री का। क्या होगा? और cos 180 क्या होता है? -1। क्या होता है? तो इफेक्टिव स्पीड क्या होगी? दोनों का डिफरेंस के बराबर आएगी। मतलब अगर आप इधर बोल रहे हो 331 मीटर पर सेकंड से, हवा चल रही है आपके पीछे की तरफ 50 मीटर पर सेकंड से, तो रफ्तार क्या होगी? घटा लो। समझ गया भैया? उसके बाद कह रहे भैया इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आपको बता दूं भैया, जो आवाज मैंने बोली है उसकी फ्रीक्वेंसी कहीं भी जाओगे चेंज नहीं होने वाली है। उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज, समझ गया? उसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज, और जब फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही तो उसकी वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है भैया वेलोसिटी इक्वल्स टू में क्या होता है? वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? मैं फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देख रहा हूं, इसका मतलब वेवलेंथ को मैं क्या कर रहा हूं? कांस्टेंट। और अगर मेरे मुंह से आवाज निकल गई तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी। वेवलेंथ नहीं चेंज कर रहे, आप केवल क्या चेंज कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज हो नहीं सकती, इसलिए आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगला देखिए भैया, इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड। देखिए वैसे तो आपको बता दूं एम्पलीट्यूड का कुछ खास इफेक्ट नहीं होता, लेकिन एम्पलीट्यूड का इफेक्ट एक जगह पे ज्यादा हो जाता है, जब एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो। एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो कंप्रेशन क्या होगा? बहुत पास पास में होगा। क्या होगा? और रियर फ्रिक्शन क्या होगा? बहुत दूर दूर होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव में एम्पलीट्यूड ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? कंप्रेशन बहुत पास पास में हो जाए, और रियर फ्रिक्शन क्या हो जाए? बहुत दूर दूर में आए। कंप्रेशन का टेम्परेचर क्या होगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा, और रियर फ्रिक्शन का टेम्परेचर क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा। अब टेम्परेचर का डिफरेंस, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी? चेंज हो जाएगी। वैसे एम्पलीट्यूड का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ज्यादा एम्पलीट्यूड में ये समस्या आती है और वेलोसिटी क्या होती है? चेंज हो जाती है। वही लिखा होगा यहाँ पर, लिखा इफ द एम्पलीट्यूड इज वेरी, क्या क्या यहाँ पे लिखा है लार्ज, लिखा है टू अ लार्ज एक्सटेंट द स्पीड ऑफ द साउंड इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड। यदि यहाँ पे नोट में लिखा रखा है एम्पलीट्यूड वेरी लार्ज, कंप्रेशन एंड रियर फ्रिक्शन मे बी कॉज द लार्ज टेम्परेचर वेरिएशन, बहुत ज्यादा वेरिएशन होगी उसके अंदर, और विच में इफेक्ट दी स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की वेलोसिटी क्या होगी? इस वजह से इफेक्ट कर जाएगी। समझ गए भैया? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, देखिए कह रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर, कैलकुलेट द टेम्परेचर at which the sound speed of sound will be 2 times of the, मतलब यहां पे केवल टेम्परेचर वेरिएबल है। क्या है? टेम्परेचर वेरिएबल, बाकी सब चीज क्या है? तो आपको पता है अगर बाकी सब चीज कांस्टेंट है, केवल टेम्परेचर वेरिएबल है, तो वेलोसिटी क्या होती है? टेम्परेचर के डायरेक्टली, यहाँ पर सब चीज कांस्टेंट है, उसको के लगा दो प्रोपोर्शनलिटी को, है ना। अब हमने क्या लिख दिया? पहली इक्वेशन लगा दी, v1 बराबर में के √T1। v1 की वैल्यू क्या ले ली? v, v2 की वैल्यू क्या ले ली? T2, T1 की वैल्यू क्या ले ली? 0, 0 बराबर में 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन। ये पहला कह रहा। दूसरे केस में सेम दूसरी कंडीशन की केस ले लो, वेलोसिटी क्या कर दी? डबल। करेक्ट टेम्परेचर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है?
तो यहाँ पर रखो भैया। तो क्या हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया। क्या किया, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दिया। तो क्या हो गया भैया, क्या हो गया, V1 की वैल्यू क्या है V, V2 की वैल्यू क्या है 2V, टेम्परेचर T1 क्या है 273 और T2 क्या निकालना है स्क्वायरिंग। आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था और आ रखा PYQ में। अभी अगला वाला जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग नहीं ज्यादा, बाकी आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का गामा क्या होता है 7, क्योंकि हाइड्रोजन डाइएटॉमिक गैस है। डाइएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है 7, तो उसका गामा जो आएगा 7/5 आएगा। ठीक है, बताया था मैंने आपको गामा कैसे निकालते हैं। हीलियम का क्या होता है भैया, हीलियम मोनोटॉमिक गैस है, उसका गामा क्या आएगा, ये आएगा। सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या बोल दिया, टेम्परेचर क्या बोल दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर क्या बोल दिया, ठीक है। गिवन दैट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हाइड्रोजन कितना भैया 2 और हीलियम क्या है 4। तो भैया अपने को पता है वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है वेलोसिटी क्या होती है सब चीज। अब देखिए हमने क्या कर दिया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मास वेरिएबल है और गामा वेरिएबल है। मास क्योंकि हाइड्रोजन का मास अलग है, गामा अलग है, हीलियम का मास अलग है, गामा अलग है, बाकी और सारी चीजें क्या है कांस्टेंट कर दिया। तो देखिए भैया हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, होती है। हमने क्या किया, डेंसिटी को क्या लिख दिया मास अपॉन में वॉल्यूम। अब ये क्या हो, वॉल्यूम ऊपर चला गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, वॉल्यूम ऊपर चला गया, मास नीचे रह गया। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है पी और वी, क्योंकि इसमें गामा और मास ही वेरिएबल है, बाकी सब चीज क्या ऐसे पीवी कांस्टेंट कैसे, क्योंकि आपको पता पीवी कांस्टेंट क्या होता है, एन आर टी होता है। क्या होता है, एन क्या है कांस्टेंट, आर क्या है, क्वेश्चन में टीवी क्या बोल रखा है, यानी पीवी क्या होगा, समझ गया। तो हमने पीवी यहाँ पे आर टी लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर बोल रखा है एट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टी क्या है कांस्टेंट, आर क्या है कांस्टेंट, तो हमारा क्या होगा वी वेलोसिटी क्या होगी गामा अपॉन में एम के डायरेक्टली, समझ गया भैया। अब देखो उस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमने क्या लगा दिया कांस्टेंट, अब लगा दिए हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए क्या होगा वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन के गामा ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर मास ही तो ना, ठीक है। उसके बाद है भैया हीलियम के लिए, क्या लिखे हीलियम के गामा ऑफ हीलियम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, डिवाइड कीजिए आंसर आ गया आपका। रेशियो तो निकालना है, रेशियो ही तो निकालना है, आ गया 1.68 1 पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला टॉपिक है, ठीक है। कह रहा भैया डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, तो भैया ध्यान रखना, प्रोग्रेसिव वेव ऐसी वेव होती है जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को पॉइंट टू पॉइंट क्या करती है, चेंज करती रहती है, समझ गया। देखिए a wave that travels from one point to the another point is called progressive wave, ठीक है। it may be transverse और longitudinal दोनों नेचर की होती है। प्रोग्रेसिव वेव जरूरी नहीं कि ट्रांसवर्स ही हो, लेकिन हम ट्रांसवर्स की फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अगला आ रहा भैया प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। क्या करें, अब ये कौन सी वेव होती है, ऐसी वेव जो प्रोग्रेस भी करे, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाए, और इसके पार्टिकल्स जो वो हार्मोनिक ऑसिलेशन करे। क्या करें, तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, समझ गया, वही लिखा हुआ। if during the propagation of wave through the medium the particles of the medium vibrate simple harmonically about their mean position then the wave is said to be plane progressive harmonic wave। ये भैया कल की क्लास है, ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, ठीक है, क्योंकि कल से कराऊंगा एक अच्छा सा टॉपिक, इसकी इक्वेशन ड्राइव आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भैया। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।